हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं विस्टास बुक से लेसन नंबर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसको कि लिखा है जीत कलासा ने एंड बामा ने। बिफोर यू रीड दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वुमेन from marginalized communities who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture. द यूनिट प्रेजेंट यानी कि जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक आत्मकथा के रूप में लिखा गया है और जो कि दो औरतों के जीवन पे, जो कि एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, उनके ऊपर लिखा, उन्होंने अपनी ही आत्मकथा अपने बचपन की यादों के रूप में लिखा हुआ है। एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप, और वो अपने उस यादों में उस रिश्तों को, उस रिलेशनशिप को याद करती हैं, उस पर प्रकाश डालती हैं, जिसको कि उन्होंने अपने मेन स्ट्रीम कल्चर यानी कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी वो होती है जो कि एक मेन स्ट्रीम से अलग थलग कर दी गई होती हो। मार्जिनलाइज मतलब अलग थलग कर देना, यानी कि जिसको हम कहते हैं छुआछूत या फिर रंग के आधार पे या जाति के आधार पे उनको अलग रखा गया हो। तो ये लोग ऐसी जाति से बिलोंग करते थे जिनको कि मेन स्ट्रीम से अलग रखा गया था, और वो अपनी यादों में उन्हीं रिश्तों को या उसका प्रभाव, जो मेन स्ट्रीम का प्रभाव मार्जिनलाइज कम्युनिटी पे हुआ करता था, उन्होंने अपने बचपन में महसूस किया, वो इस स्टोरी में अपने स्टोरी के द्वारा, अपनी आत्मकथा के द्वारा इसमें बताना चाहती हैं। द फर्स्ट अकाउंट इज़ बाई एन अमेरिकन इंडियन वुमेन। जो पहली स्टोरी हम पढ़ेंगे वो अमेरिकन इंडियन वुमेन द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे इंडियन का मतलब है नॉट इंडिया, मतलब इंडिया से नहीं, इससे भारत से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे मतलब है नेटिव अमेरिकन, जो कि अमेरिका के वेस्ट इंडीज़ जो हैं, जैसे जिसको हम ब्लैक अमेरिकन भी कहते हैं, तो ये लोग उसको बिलोंग करते। तो जहाँ भी हम इंडियन पढ़ेंगे वो इसका मतलब है नेटिव अमेरिकन। यहाँ पे इंडिया से कोई इसका रिलेशन नहीं है। तो द फर्स्ट अकाउंट इज़ बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमेन। तो जो पहला स्टोरी है वो एक अमेरिकन इंडियन वुमेन से ने लिखा है, बॉर्न इन द लेट 19th सेंचुरी, और उनका जन्म जो हुआ था वो 19th सेंचुरी में उनका जन्म हुआ था। द सेकेंड इज बाय अ कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है द सेम पीरियड बिलोंगिंग, मतलब बिलोंग टू सेम पीरियड। तो जो एक दूसरी स्टोरी है उसको तमिल दलित राइटर ने लिखी है, और वो भी इसी जीत कला सा के ही समय में से बिलोंग करती हैं। अब देखते हैं गैटर्ड सिमन्स बोनिन इनका जो कि जीत कला सा का असली नाम है। बॉर्न इन 1876, उनका जन्म 1876 में हुआ था। वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब होता है कि ऐसी एबिलिटी जो कि सबके पास नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। एंड एजुकेटेड, और बहुत ज़्यादा शिक्षित थी। नेटिव अमेरिकन वुमेन मतलब कि नेटिव अमेरिकन वुमेन में ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और शिक्षित थी। हु स्ट्रगल यानी कि जिन्होंने संघर्ष किया, एंड ट्रिम्ड मतलब विजय प्राप्त की। इन अ टाइम, उस टाइम में व्हेन सिविल प्रेजुडिस प्रिवेल्ड टूवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड विमेन। तो इन अ टाइम, उस टाइम में इन्होंने संघर्ष किया और उस पर कुछ ना कुछ इन्होंने जीत भी हासिल की, जिसमें लोग प्रेजुडिस मतलब होता है पूर्वाग्रह, प्रिवेल टूवर्ड्स मतलब कि लोग इनके प्रति, जो अमेरिकन नेटिव अमेरिकन के उनकी संस्कृति थी और जो औरतें थीं उनके बारे में जो अमेरिका में एक पूर्वाग्रह था, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत संघर्ष किया और बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की। एज अ राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम जीत कलासा, और राइटर के रूप में उन्होंने अपना एक नाम, मतलब असली नाम की जगह उन्होंने अपना नाम यूज़ किया, और उस नाम को हम आज जीत कला सा के नाम से जानते हैं, जिसमें बुक स्टोरी से पहले भी हमने पढ़ा भी। एंड इन 1900 began publishing articles criticizing the Carlisle Indian School, और 1900 में उन्होंने क्या किया, अपना एक आर्टिकल उन्होंने पब्लिश कराना शुरू किया, जिसमें वो जिसमें वो आलोचना करती थी कार्लिसल इंडियन स्कूल के बारे में वो क्रिटिसाइज करती थी, उसकी आलोचना करती थी। तो ये कार्लिसल इंडियन स्कूल ऐसा स्कूल है जहाँ पे इन नेटिव अमेरिकन को रखा जाता था
और ज़बरदस्ती उनको अपना कल्चर उनके ऊपर थोपा जाता था। तो यहीं पे है, हर वर्क्स क्रिटिसाइज डगमा, डॉगमा मतलब वही थोपना, ज़बरदस्ती का अपना कल्चर किसी के ऊपर थोपना। तो वो ये जो स्कूल है वो क्या करता था, अपने संस्कृति को इस नेटिव अमेरिकन के ऊपर थोपता था और इसी की आलोचना ये जीत कला शाह करती हैं। एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमेन वाज डेडिकेटेड अगेंस्ट द एविल्स ऑफ ऑपरेशन। और उनका जो पूरा जीवन था वो डेडिकेटेड, यानी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अगेंस्ट द एविल्स ऑफ ऑपरेशन। यानी एविल्स ऑफ ऑपरेशन मतलब जो नेटिव अमेरिकन के ऊपर जो दबाव बनाया जाता था, जो उनको टॉर्चर किया जाता था, या जो भी उनके ऊपर अपनी संस्कृति थोपी जाती थी, उसके प्रति इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया और इसकी आलोचना भी की, और उन्होंने अपने आर्टिकल्स में इसको उकेरा भी है। चलिए हम अब ये जो दूसरा पार्ट है, बामा इज द पेन नेम, ये जब हम दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे तो इस पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो सब चलते हैं। जो पहला स्टोरी है हमारा वो है हमारा द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसको कि लिखा है जीत कला शाह ने, और सेकेंड स्टोरी हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी और इसको समझते हैं। The cutting of my long hair, Jeet Kala Shah. The first day in the land of apples was a bitter cold one. The first day यानी कि जीत कला शाह जब इस कार्लसल स्कूल में पहला दिन उनका होता है, लैंड ऑफ एप्पल्स, यानी कि इसको अगर हम कहेंगे लैंड ऑफ एप्पल्स यानी कि जहाँ वो पढ़ने आई थी, इसको हम एप्पल्स का ज़मीन भी कहें, यानी कि वहाँ एप्पल्स उगाए जाते, इसलिए उन्होंने इसको यूज़ किया है लैंड ऑफ एप्पल्स। तो वो जहाँ पढ़ने आई थी, उनका सबसे जो पहला जो दिन था वो बटर कोल्ड वन, यानी कि बहुत ही ठंडा दिन था। और फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, और क्या हुआ था, पूरा जो ग्राउंड था, ज़मीन था, वो बर्फ से ढका हुआ था। एंड द ट्रीज वर बेयर, और जो पेड़ थे, जितने पेड़ थे वो बेयर मतलब उजड़े हुए थे, नंगे पड़े हुए थे, यानी कि उनके पे ट्रीज वगैरह लीव्स वगैरह नहीं थी। अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट। अब अभी वो बता रही थी कि बहुत ठंडा दिन था, अब उसके बाद अचानक से लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए क्या होता है, एक बड़ी सी घंटी बजती है। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई ओवरहेड एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स। और जो लार्ज बेल रैंग था, रैंग हुआ ब्रेकफास्ट के लिए, इट्स लाउड मेटलिक वॉइस, यानी कि मेटलिक यानी कि जो मेटल का साउंड होता है, क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई। बेल फ्राई वो ऐसी जगह है जहाँ पे वो बड़ा सा घंटा लगा होता है, आप लोग गिरजाघर वगैरह में देखे होंगे, तो वहाँ से ये जो मेटलिक साउंड वहाँ से होकर आते ओवरहेड एंड इनटू आर सेंसिटिव ईयर, मतलब हमारे सेंसिटिव ईयर्स को आकर बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। The annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace. The annoying clatter of shoes, annoying clatter यानी कि clatter मतलब होता है जो हम लोग शूज़ पहन के, जो टाइट शूज़ पहनते हैं, स्कूल शूज़ वगैरह, तो हम जब चलते हैं ऑन द बेयर फ्लोर, बेयर फ्लोर मतलब खाली फर्श पे जिस पे मैट वगैरह ना हो, तो उस पे जो शूज़ की आवाज़ होती है, उसको टक टक की जो आवाज़ आती है, उसको हम क्लटर ऑफ शूज़ कहते हैं। तो जो बच्चों के चलने की जो शूज़ से आवाज़ आ रही थी, गेव अस नो पीस मतलब हम लोग को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, मतलब कोई वो बंद नहीं हो रही थी, और हम लोग को गेव अस नो पीस मतलब हमें शांति उससे नहीं मिल रही थी। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस, और जो कॉन्स्टेंट मतलब लगातार, क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस मतलब जो हार्श मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, विथ एन अंडर करंट ऑफ मेनी वॉइसेस मर्मरिंग एन अननोन टंग। एंड अंडर करंट ऑफ मेनी वॉइसेस मतलब उसके अंदर बहुत सारी आवाज़ें, मतलब जब एक बहुत सारे बच्चों की आवाज़ एक साथ हो जाए, और अंडर करंट का मतलब जो कंफ्यूजिंग आवाज़ हो, जब बहुत सारे लोग बोलते हैं तो वो जो आवाज़ होती है वो थोड़ी कंफ्यूजन वाली होती है। मरमरी यानी कि फुसफुसाने की, एन अननोन टंग और भाषा भी जो वो समझ नहीं पा रही थी। मेड अ बैडलम विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड। मेड अ बैडलम, बैडलम मीन्स होता है कंफ्यूजिंग साउंड्स, तो जो साउंड था, जो आवाज़ थी फुसफुसाने की, जूतों की आवाज़ मतलब क्लैश ऑफ क्लैटर्स ऑफ शूज़, और लगातार बात करने की जो आवाज़ थी वो कंटिन्यूअस कंफ्यूज कर रही थी और बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, जो कि मतलब मैं अपने उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। एंड दो माई स्पिरिट
tore itself in struggling for its lost freedom and though, यद्यपि कि जो मेरी आत्मा थी, यानी कि जो राइटर बताती हैं, my spirit tore, मतलब मेरी जो आत्मा थी, tore का मतलब होता है अलग फट जाना या खत्म होना, tore itself in struggling मतलब कि वो लगातार कंटिन्यूअस स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी फॉर द लॉस्ट फ्रीडम, अपने जो उनका जो स्वतंत्रता खो चुकी थी उसको पाने के लिए, बट ऑल वॉज यूजलेस, लेकिन वो सारा बेकार हो गया था, मतलब उनकी जो स्वतंत्रता खो चुकी थी इस स्कूल में आने के बाद उसको वो लगातार पाने की कोशिश कर रही थी और वो यूजलेस हो चुका था, यानी कि बेकार हो चुका था। अ पेल फेस वुमेन, अब यहाँ पे जो नेटिव लोग हैं, नेटिव अमेरिकन लोग, वहाँ के वाइट लोगों को वो जब उनको इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर उनको बुलाते हैं तो उनको अक्सर ऐसे ही वर्ड से बोलते हैं। तो अ पेल फेस वुमन यानी कि वाइट वुमन विथ वाइट हेयर, जिसके बाल सफ़ेद थे, केम अप आफ्टर अस, वो हम लोग के पास आई। वी वर प्लेस इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स, और हम एक लड़कियों की लाइन लगवा दी गई, हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, जो कि डाइनिंग रूम की तरफ जा रही थी। दीज वर इंडियन गर्ल्स, और ये सारे इंडियन गर्ल्स थी। ये इंडियन गर्ल्स का मतलब फिर वही पहले हमने बताया है, नेटिव अमेरिकन। तो इन लाइंस में वो इंडियन गर्ल्स थी। इन स्टिफ शूज, इनके टाइट शूज, स्टिफ मतलब टाइट शूज पहने थे उन्होंने, एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, और क्लोजली क्लिंगिंग का मतलब होता है एकदम बदन से चिपके हुए कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड सिंगल्ड हेयर, और जो छोटी लड़कियां थी, स्मॉल गर्ल्स, वो स्लीव्ड एप्रन्स मतलब स्लीव्ड एप्रन्स होता है शर्ट की तरह, उन्होंने पहन रखा था, और उनके जो बाल थे वो सिंगल हेयर का मतलब एकदम शॉर्ट हेयर, छोटे छोटे बाल थे। एज आई वॉकड नॉइजलेसली, और जैसे कि मैं चल रही थी नॉइजलेसली मतलब बिना आवाज़ किए, इन माई सॉफ्ट मोकासिन्स, मोकासिन्स होता है सॉफ्ट शूज, तो मैं अपने अपने मोकासिन्स को पहन के एकदम सॉफ्ट बिना आवाज़ के चल रही थी। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, सिंकिंग का मतलब होता है शर्म से, जैसे हम लोग जब शर्म आती है तो हम ये लगता है कि हम इसमें मतलब दबना, तो मुझे बहुत, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस फर्श में डूब जाऊंगी, धंस जाऊंगी। फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर, और वो इसलिए शर्मा रही थी क्योंकि उनका जो ब्लैंकेट था, यानी कि उन्होंने जो शॉल अपने शोल्डर पे यानी कि अपने कंधे पे उन्होंने जो शॉल डाली थी अपने आप को ढकने के लिए, स्ट्रिप फ्रॉम माई शोल्डर, उसको हटा लिया गया था, उसको यानी कि छीन लिया गया था। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, आई लुक्ड हार्ड का मतलब है थोड़ा नाराज होके देखना। एट द इंडियन गर्ल, मैं उन नेटिव गर्ल्स, इंडियन गर्ल्स को थोड़ा सा नाराज होके भी देख रही थी। हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई, जिसको कि कोई भी सीम्ड ऐसा प्रतीत होता था कि नॉट टू केयर मतलब उनको कोई चिंता नहीं थी, दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई, मतलब मैंने जो कपड़ा पहन रखा था और मुझे शर्म आ रही थी उससे भी ज़्यादा वो शालीनते वाला, मतलब मॉडेस्ट मतलब होता है शालीन, लेकिन वो उनको ऐसे कपड़े जो कि उनकी बॉडी को दिखा रहा था, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स उनके दिख रहे थे, तो उनको शर्म नहीं आ रही थी, जबकि उन्होंने मेरे से खराब कपड़े पहन रखे थे। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ, क्योंकि वो उनके जो क्लोथ थे उनके पूरे बॉडी से चिपके हुए थे और उनके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स दिख रहे थे, और मुझे उन्हें देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब जो राइटर है वो नाराज हो रही थी। वाइल वी मार्च इन, और जब हम अंदर गए यानी कि डाइनिंग रूम में जब हम चलते हुए गए, द बॉयज इंटर एट एन अपोजिट डोर, तभी दूसरे डोर से यानी कि अपोजिट यानी कि उसके सामने दूसरे डोर से जो बॉयज थे यानी कि लड़के भी उस रूम में एंटर करते हैं। आई वॉज फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन आवर पार्टी, मैं 3 यंग ब्रेव्स मतलब मैं 3 ब्रेव्स मतलब बहादुर होता है, लेकिन यहाँ पे उनका कहना है कि मैं 3 लड़कों को जो थोड़े छोटे थे, हु केम इन आवर पार्टी, वो भी इस पार्टी में आ गए थे। आई स्पाइड देम इन द रेयर रैंक्स, रियर रैंक्स का मतलब आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक, क्योंकि यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैंने उसको उन्होंने पाया था कि वो मेरी ही तरह वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। लुकिंग
एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, मतलब कि वो मेरे ही रैंक में यानी कि मेरी ही बराबरी में वो लोग भी थे, और लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, जिस तरीके से मैं अनकम्फर्टेबल थी ऐसे ही वो तीनों लड़के भी अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, अब एक छोटी सी घंटी बजती है, एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू अ चेयर, और सारे जो लड़के या लड़कियां थी उन्होंने चेयर को एक चेयर खींचते हैं फ्रॉम अंडर द टेबल, टेबल के नीचे से। सपोजिंग दिस एक्ट मेंट दे वर टू बी सीटेड, अब जो राइटर है सपोजिंग दिस एक्ट, उनको ये ऐसा प्रतीत होता है कि इसका मतलब है कि अब हमें सीट पर बैठ जाना चाहिए, मतलब जो स्मॉल बेल का मतलब है कि चेयर को पुल करके और उस पर बैठ जाना चाहिए। आई पुल्ड आउट माइन, मैंने भी अपनी निकाली, एंड एट वन स्लिप्ड इनटू द इट फ्रॉम वन साइड, और एक तरफ से मैं उस चेयर पे बैठ गई। बट वेन आई टर्न माई हेड, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी तरफ देखा, मतलब मैं जैसे ही अपनी गर्दन मैंने दूसरी तरफ घुमाई, आई सा दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड, मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही एक थी जो कि सीट पर बैठी थी, एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेन स्टैंडिंग, और जितने भी लोग थे, मतलब जो बाकी बचे लोग थे वो टेबल के सामने खड़े थे। रिमेन स्टैंडिंग यानी कि वो सारे खड़े थे, सिर्फ एक मैं ही वहाँ बैठी थी। जस्ट एज आई बिगिन टू राइज, और जैसे ही मैंने उनको देखा तो मैं उठने वाली थी। आई बिगिन टू राइज लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज, लुकिंग शाइली यानी कि शर्माते हुए उनको देख रही थी, अराउंड टू सी हाउ चेयर्स मतलब कि मैं शर्माते हुए उनको देख रही थी कि चेयर्स को कैसे यूज करना था। अ सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, और तब अचानक से दूसरी घंटी भी बज जाती है। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और उसके बाद सारे एट लास्ट बैठ जाते हैं अपनी सीट पे। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन, और उसके बाद मैं भी क्रॉल करके यानी कि सरक के अपनी चेयर पे दोबारा बैठ जाती हूँ। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, और मैंने फिर क्या सुना, एक आदमी की आवाज़ एट वन एंड ऑफ द हॉल, यानी कि हॉल के एक किनारे से मतलब एक छोर से मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और मैंने घूम कर उस आदमी को मतलब देखा। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन जो और सारे बच्चे वहाँ बैठे थे, सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स, उन्होंने अपने सर को मतलब कि झुकाकर अपने प्लेट्स की तरफ वो सिर्फ देख रहे थे। एज आई ग्लैंस एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, और जैसे ही मैंने, ग्लैंस का मतलब होता है एक झलक, जैसे ही मैं उधर देखने की कोशिश की कि उधर जो आदमी की आवाज़ आ रही थी, अ लॉन्ग चेन ऑफ टेबल, लॉन्ग चेन का मतलब एक लंबी सी टेबल थी जहाँ पे सारे अपोजिट साइड में एक दूसरे के अपोजिट बच्चे बैठे हुए थे, मैं उधर देखी। आई कॉट द आइज ऑफ अ पेल फेस वुमन अपॉन मी, तो मैंने पाया कि जो वो पेल फेस यानी कि वाइट वुमन थी वो मुझे ही क्या कर रही थी, घूर रही थी। पेल फेस, उसकी आंखें मेरे ऊपर थीं। इमीडिएटली, तुरंत, आई ड्रॉप माई आइज, मैंने अपनी आंखें वहाँ से हटा ली, यानी कि जब मैं आदमी को देखने की कोशिश कर रही थी और मैंने जब पाया कि वो वाइट वुमन मुझे घूर रही है तो मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली। वंडरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच बाई द स्ट्रेंज वुमन, और वंडरिंग मतलब ये जानने की कोशिश कर रही थी वाई आई वॉज सो कीनली, मतलब इतने ध्यान से ये जो औरत है उसे मुझे अजीब तरीके से क्यों घूर रही है, क्यों देख रही है। द मैन सीज हिज मटरिंग, अब जो आदमी जो बोल रहे थे उन्होंने अपने बोलना बंद कर दिया था। एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड, और उसके बाद से तीसरी घंटी बजती है। एंड एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क एंड बिगन ईटिंग, और फिर इसके बाद से तीसरी घंटी के बाद सारे बच्चों ने, सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स ने अपने नाइफ एंड फॉर्क ले लिए और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। आई बिगन क्राइंग इंस्टेड, बट लेकिन मैं इतना सब कुछ होने के बाद मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। फॉर दिस बाई दिस टाइम, और इस समय आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, और इस समय मैं इतनी डर गई थी कि मैं अब कोई, वेंचर मतलब होता है किसी नई चीज़ को खोजना, मैं अब कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करना चाह रही थी, मतलब मुझे अब कुछ भी जानना नहीं था, मैं इतनी डर चुकी थी। बट दिस ईटिंग बाई फार्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे। बट दिस ईटिंग बाई फार्मूला, ईटिंग बाई फार्मूला का मतलब कि इतने रूल रेगुलेशन के साथ जो खाने का जो स्टार्टिंग हुआ था
वो पहला मेरा ट्रायल नहीं था, हार्डेस्ट ट्रायल मतलब बहुत जो कठिन परीक्षा होती है वो पहली परीक्षा नहीं थी इन द फर्स्ट डे, मतलब ये इसके बाद भी बहुत सारे इनके अभी बाकी था जो इनको अभी उसका एग्ज़ाम यानी कि हार्ड ट्रायल देना था। लेट इन द मॉर्निंग यानी कि जब नाश्ते के बाद थोड़ी देर के बाद, माई फ्रेंड जुडविन। अब यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, पहला हमने देखा कि ये जीत कला शाह है, उसके बाद वाइट वुमेन है, और अब उनकी एक फ्रेंड है जुडविन। गेव मी अ टेरेबल वार्निंग, उसने वो मेरे पास आती है और मुझे टेरेबल वार्निंग यानी कि एक थोड़ा डरावना वार्न करती है, चेतावनी देती है। जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जुडविन को कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, मतलब उसको समझ में आता है। एंड शी हैड ओवरहर्ड, और उसने कहीं सुना, ओवरहर्ड का मतलब सुनना, द पेल फेस वुमन टॉक अबाउट कटिंग आर लॉन्ग हैवी हेयर। तो ओवरहर्ड, शी हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वुमन टॉक अबाउट कटिंग आर लॉन्ग हैवी हेयर। तो जो पेल फेस वुमन को उसने बात करते हुए सुना था कि वो हमारे लंबे और भारी बाल काटने वाली है। आवर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर सिंगल्ड बाय द एनिमी। अब यहाँ पे जो जीत कला शाह है वो बताती है कि मेरी माँ ने, आवर मदर्स हैड टॉट, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर, वही उन अनस्किल्ड वॉरियर्स का मतलब होता है जो योद्धा जो अनस्किल्ड होते हैं, मतलब कुछ सीखे नहीं होते हैं, हु वर कैप्चर्ड हैड देयर, और जो कि युद्ध में पकड़े जाते हैं यानी कि बंदी बना लिए जाते हैं। हैड देयर हेयर सिंगल बाय द एनिमी, उनके बाल दुश्मनों द्वारा छोटे कर दिए जाते हैं, मतलब कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं जब वो दुश्मनों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उनके बाल को काट दिया जाता है। अमंग आर पीपल, लेकिन अमंग आर पीपल यानी कि जीत कला शाह का जो कम्युनिटी है उनके उन लोगों में शॉर्ट हेयर वॉज ऑन बाय मोर्नर्स, और उनके जो कम्युनिटी में है छोटे बाल उन्हीं के होते हैं जो शोक सभा में जाते हैं। मोर्नर्स मतलब जब कोई मर जाता है तो हम शोक सभा में, मतलब उनके उसमें जो भी उनका कल्चर होता है, जो भी कुछ भी जो उनके द्वारा कराया जाता है उसमें उनके बाल जैसे काटे, हम लोग के यहाँ भी होता है कि बाल को काट दिया जाता है, कटवाया जाता है। तो वो कहती है कि जो हमारे कम्युनिटी में है ये कहा जाता है कि जब हम शोक सभा में जाते हैं तो बाल काटे जाते हैं। एंड सिंगल हेयर बाय कावर्ड, या फिर जो छोटे बाल हैं वो लोग रखते हैं जो कि कायर होते हैं। यानी कि जीत कला शाह को उनकी माँ ने ये बताया है कि या तो अनस्किल्ड वॉरियर्स जो को दुश्मनों द्वारा उनके बाल काट दिए जाते हैं, या फिर जो शोक सभा में जाते हैं, या फिर जो कायर होते हैं वही छोटे बाल रखते हैं। वी डिस्कस्ड आवर फेट सम मोमेंट्स, और हम और जुडविन यानी कि जीत कला शाह और उनकी जो फ्रेंड जुडविन है कुछ देर तक उस मोमेंट से अपने फेट यानी कि आने वाले मतलब फ्यूचर उनका क्या भाग्य होगा उसके बारे में बात करती हैं। एंड व्हेन जुडविन सेड, और तब जब जुडविन कहती है वी हैव टू सबमिट यानी कि हमें समर्पण कर देना। वी हैव टू सबमिट, सबमिट का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना। वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, हमें आत्मसमर्पण कर देना होगा क्योंकि वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आई रिबेल, लेकिन मैंने उसका विरोध किया। तो आपको पता ही है कि जीत कला शाह उनका पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता है, तो वो इस कल्चर को भी वो विरोध करना चाहती हैं, और वो कोशिश करती है, तब तक कोशिश करती है जब तक कि वो इससे हार नहीं जाती हैं। नो आई विल नॉट सबमिट, वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल भी आत्मसमर्पण नहीं करूँगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, पहले मैं स्ट्रगल करूँगी मतलब संघर्ष करूँगी। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया। आई वॉच माई चांस, और फिर वो अपना चांस यानी कि मौका ढूंढने लगती हैं। एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड, और देखती हैं कि जब कोई उनको नोटिस नहीं कर रहा है, आई डिसअपियर्ड, मैं वहाँ से गायब हो जाती हूँ। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज। आई क्रेप्ट मतलब धीरे धीरे चलना, मतलब एकदम साइलेंटली चलना। अप द स्टेयर मतलब सीढ़ियों से मैं नीचे उतरती हूँ। एज क्वाइटली मतलब इतनी शांति से, एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज। स्क्वीकिंग शूज़ का मतलब होता है जो टाइट शूज़ मैंने बताता है, नए शूज़ जब हम पहनते हैं तो उसमें से चलने पे एक आवाज़ आती है, एक साउंड आता है, तो वो उस नए शूज़ में इतना धीरे चलती हैं जिससे कि उससे आवाज़ ना आए। माई मोकाजिन्स हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज़, यानी कि उनके जो मोकाजिन्स थे, सॉफ्ट शूज़ थे, उसको ले लिया गया था और उन्हें नया शूज़, स्कूल का शूज़ दे दिया गया था। अलोंग द हॉल
आई पास, अब वो कहाँ से जाती हैं, एक बड़े से हॉल से गुजरते हुए, विदाउट नोइंग वेदर आई वॉज गोइंग, मतलब ये बिना जाने कि मैं कहाँ जा रही हूँ, आई वॉज गोइंग मैं कहाँ जा रही हूँ, वो आगे बढ़ती जाती हैं। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, और वो टर्न करती हैं, एक किनारे में एक खुला दरवाज़ा उनको मिलता है, वहाँ वो टर्न हो जाती हैं। आई फाउंड अ लार्ज रूम, उनको एक बड़ा सा कमरा मिलता है, विथ 3 वाइट बेड्स इन इट, जिसमें कि 3 बेड्स वाइट बेड्स पड़े होते हैं। द विंडोज वर कवर्ड विथ डार्क ग्रीन कर्टेंस, और जो खिड़कियां हैं उस पर डार्क ग्रीन कलर का पर्दा पड़ा हुआ था। विच मेड द रूम वेरी डिम, और जिसकी वजह से जो पूरा रूम था थोड़ा अंधेरा, वहाँ मतलब वेरी डिम यानी कि वहाँ बहुत अंधेरा था। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, और जीत कला सा कहती हैं कि वहाँ पे मैं थैंकफुल होती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि वहाँ पे मतलब कोई भी नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड्स द कॉर्नर फारदस्ट फ्रॉम द डोर। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स, मैंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, टूवर्ड्स द कॉर्नर मतलब कॉर्नर की तरफ, कोने की तरफ, फारदेस्ट फ्रॉम द डोर यानी कि दरवाजे से दूर जाते हैं, यानी कि उस रूम में मैं घुसी और आगे दरवाजे में के जहाँ मतलब उस कॉर्नर में आगे बढ़ती गई। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड, और फिर मैं अपने घुटनों के बल क्रॉल करते यानी कि सरकते हुए रेंगते हुए अंडर द बेड, इस बेड के नीचे चली जाती हूँ। आई हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कार्नर, और फिर हडल मतलब छुपा लेना, मैंने अपने आप को उस डार्क कार्नर में यानी कि उस अंधेरे वाले कोने में कमरे में छुपा लिया। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पीड आउट, अब जहाँ से मैं छुपी थी, फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग मतलब जहाँ मैं छुपी थी, आई पीड आउट, पीड मतलब झांकना, मैं वहाँ से झांकती हूँ। शडरिंग विथ फियर वेन एवर आई हर्ड फुट स्टेप्स नियर बाई, और शडरिंग मतलब कांप जाती थी, विथ फियर डर के मारे, वेन एवर आई हर्ड जब भी मैंने सुना, फुट स्टेप्स नियर बाय मतलब मेरे करीब जब कदम आते हुए उनको फुट स्टेप्स दिखाई मतलब सुनाई देते थे, पैरों की आवाज़ सुनाई देती थी कि उनके नज़दीक कोई आ रहा, तो वो डर के मारे कांप जाती थी। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम, और यद्यपि कि पूरे हॉल में उनके नाम को बुला बुला के मतलब उनके नाम को लेकर उनको बुलाया जा रहा था, उनको खोजा जा रहा था। एंड आई न्यू दैट इवन जुडविन वॉज सर्चिंग फॉर मी, और मुझे ये भी पता था कि जुडविन भी मुझे खोज रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, और मैंने अपना मुंह उसको आंसर करने के लिए, उत्तर देने के लिए नहीं खोला। देन द स्टेप्स वर क्विकेंड एंड द वॉइस बिकेम एक्साइटेड, और उसके बाद मैंने जो स्टेप्स थे यानी कि जो पैरों के चलने की आवाज़ थी, क्विकेंड मतलब और जल्दी जल्दी, क्विकेंड मतलब और तेज़ी में बढ़ने लगे, एंड द वॉइसेस और जो आवाज़ आ रही थी, बिकेम एक्साइटेड मतलब और वो ज़ोर ज़ोर से, एक्साइटेड मतलब जो और आवाज़ खोजने की जो आवाज़ थी वो और एक्साइटमेंट में बदल गई, यानी कि और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ बुलाया जाने लगा। द साउंड केम नियरर एंड नियरर, अब जो आवाज़ थी उनके और पास आती गई। वुमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, अब जो औरतें थीं और जो गर्ल्स लड़कियां थीं उस रूम में एंटर्ड करती यानी कि घुस आती हैं। आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड वॉच देम ओपन क्लोजेस्ट डोर एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक। आई हेल्ड माई ब्रीथ, मैंने अपनी सांस को रोक रखा था, एंड वॉच देम एंड उनको देख रही थी। ओपन क्लोसेड डोर्स, और उन्होंने वो लोग क्या कर रहे थे, क्लोसेड डोर यानी कि जो दरवाजे थे खिड़कियां थी उनको वो खोल कर, एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक, और जो बड़े बड़े बॉक्स रखे थे उसके पीछे वो लोग झांक रहे थे। Someone threw up the curtains, और किसी ने थ्रू अप द कर्टन, किसी ने पर्दे हटा दिए थे, और किसी ने क्या किया कि पर्दों को एक साइड में कर दिया। एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट, और जो कमरा था अचानक से रोशनी से भर गया। वॉट कॉज देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड, राइटर कहती है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं कि किस कारण से वो लोग नीचे झुके, एंड लुक अंडर द बेड, और वो नीचे बेड के नीचे झांकते हैं। आई डू नॉट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, अब मुझे कुछ भी नहीं, बस मुझे इतना याद है कि मुझे वहाँ से घसीट कर निकाला गया। दो आई रजिस्टर्ड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, यद्यपि मैंने रजिस्टर यानी कि रजिस्टर मतलब होता है रोकने की पूरी कोशिश की, किससे, बाई किकिंग यानी कि हाथ पैर चलाकर, एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली यानी कि बहुत बुरी तरीके से उनको नोचते हुए या फिर हाथ पैर चलाते हुए अपने आप को मतलब वहाँ से ड्रैग ना किया जाए, उसको मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी।
इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, और इसके बावजूद, मतलब मेरे इतने सारे संघर्ष के बावजूद भी, आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर, मुझे सीढ़ियों से नीचे लाया गया था, एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, और एक चेयर में मुझे कस के बांध दिया गया था। आई क्राइड अलाउड, मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी। शेकिंग माई हेड, अपने सर को हिला रही थी। ऑल द while until I felt the cold blades of the scissors against my neck. Shake my hands all the while. तब तक मैं अपने सर को हिलाती रही। Until I felt, तब तक जब तक कि मैंने cold blades of the scissors, यानी कि कैंची को, एक ठंडे सीजर्स को, कैंची को अपने गर्दन के पास, अगेंस्ट माई नेक, मतलब गर्दन के पास मैंने महसूस नहीं किया। एंड हर्ड देम gna ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, gna मतलब आवाज, गिरने की चोटी, थिक ब्रेड्स, यानी कि मैंने सुना, हर्ड देम gna ऑफ ऑन वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, मैंने अपने एक मोटी सी जो चोटी थी उसको नीचे गिरने की आवाज सुनी। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, तब मैं एकदम, लॉस्ट माई स्पिरिट का मतलब मैं अपनी आत्मा खो चुकी थी, यानी कि बहुत होपलेस हो चुकी थी। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटी। अब यहाँ पे राइटर कहती है कि सिंस द डे, यानी कि उस दिन से, आई वॉज टेकन, जब से मेरी माँ के पास से मुझे यहाँ लाया गया है, आई हैड सफर्ड, मैंने बहुत सफ़र किया, बहुत पेन फेस किया है, एक्सट्रीम इंडिग्निटी, और बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी मेरा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक मेरी बेइज्जती की गई है। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोगों ने मुझे घूरा है। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, और मुझे टॉस मतलब उछालना, इन द एयर, मुझे ऐसे उछाला गया है हवा में जैसे कि कोई लकड़ी की कठपुतली हो। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिसको जैसे मन में आया है उसने मुझे उस तरीके से अपनी चीज़ों को थोपा है मेरे ऊपर। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल लाइक अ कावर्ड्स, और अब मेरे जो बड़े बाल थे अब एकदम सिंगल, यानी कि छोटे हो गए, जैसे कि एक कायर के होते हैं। इन माई एंग्विश, मैं अपनी नाराज़गी में, आई मून्ड फॉर माई मदर, मतलब एंग्विश मतलब मैं, इन माई एंग्विश, मैं अपने गुस्से में, अपने दुख में, आई मून्ड फॉर माई मदर, मैंने अपनी माँ के लिए, मैं बहुत मून्ड मतलब रोना, बहुत अपनी माँ को मैंने याद किया। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन कोई मेरे पास नहीं आया जो कि मुझे थोड़ा सा राहत दे सके या मुझे सांत्वना दे सके। नॉट अ सोल रिस्पॉन्डेड क्वाइटली विथ मी, किसी ने, कोई एक आत्मा भी मेरे पास, रीजन क्वाइटली विथ मी मतलब नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विथ मी, कोई भी ऐसा पर्सन मेरे पास नहीं आया जिसने मुझे सांत्वना दिया हो। एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसा कि मेरी माँ करती थी, यानी कि जब मैं दुखी होती थी, रोया करती थी, तो मेरी माँ मुझे सांत्वना दिया करती थी, और उस तरीके से किसी ने मेरे साथ नहीं किया। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ माई मैनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाई अ हर्डन। नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स, अब मैं उन जानवरों में से एक छोटे से मतलब जो इतने सारे जानवर हैं, यानी कि वो जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, उन अमेरिकन्स में मैं भी एक छोटी सी जानवर हो गई हूँ। ड्राइवन बाई अ हार्डर, जिसको कि एक, जैसे कहते हैं ना शेफर्ड, या फिर जो जानवर को पालते हैं या कंट्रोल करते हैं, तो उसको हर्डर कहते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में, जानवरों के बीच में मैं भी एक यहाँ पे शामिल हो गई हूँ, जिसको कि जो जानवर पालने वाले उसको कंट्रोल करते हैं। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अब दूसरे पार्ट में हम दूसरी वाली स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो आप सेकेंड पार्ट्स को देखने के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।